नमस्कार, मैं दीपक कुमार शर्मा, केंद्रीय विद्यालय आयोध उपस्कर निर्माणी हजरतपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, साइबर जागरूकता दिवस भारत सरकार के निर्देशानुसार हर माह के प्रथम बुधवार को मनाया जाता है। उसी क्रम में आज हम प्रस्तुत हैं आज इस माह का विषय लेकर। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फरवरी 2022 का जो विषय दिया गया है साइबर जागरूकता दिवस के लिए, वो है प्रिवेंटिव मेजर्स टू बी टेकन इन साइबर स्पेस, रिपोर्टिंग ऑफ साइबर क्राइम एंड सेफ्टी इन ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, ऑफ साइबर क्राइम एंड सेफ्टी इन ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जैसा कि आप जानते हैं, अ, लगातार इंटरनेट का और स्मार्टफोन का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसलिए न केवल हमको जागरूक रहना है जब भी इंटरनेट हम यूज़ करते हैं या कोई कंप्यूटिंग डिवाइस जो नेटवर्क से जुड़ी है उसको यूज़ करते हैं, बल्कि जो हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक हैं वहाँ पर भी इस तरह के चैप्टर्स लाए जा रहे हैं, जिससे कि जो बच्चे हैं, आने वाला जो भविष्य है, वो भी इस बारे में काफ़ी अवेयर हो, क्योंकि ये तकनीक लगातार हमारे जीवन का हिस्सा बनती जा रही हैं। तो इसलिए हमने अभी जो नया सिलेबस आया है कंप्यूटर साइंस और आईपी का, उसमें भी साइबर क्राइम्स के बारे में और इंटरनेट के सेफ यूज़ के बारे में काफ़ी जानकारी दी हुई है। तो उसी क्रम में मैं सबसे पहले बताऊंगा कि साइबर क्राइम क्या होते हैं, किस किस तरह के साइबर क्राइम हो सकते हैं। फिर उसके बाद कैसे हम, अगर साइबर क्राइम कहीं हो जाता है तो कैसे उसकी रिपोर्टिंग करनी है, इन सारे विषयों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ये जानने के लिए कि साइबर क्राइम क्या होते हैं और कौन कौन से तरह के साइबर क्राइम हो सकते हैं। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की है और शेयर द स्क्रीन विद ऑडियो। यहाँ पे आप देख रहे हैं साइबर क्राइम, जो एनसीईआरटी की जो नई किताबें आई हैं उसमें भी उसको काफ़ी रोचक तरीके से विस्तार से बताया गया है। तो कोई भी ऐसा अपराध जो किसी कंप्यूटिंग डिवाइस या इंटरनेट के माध्यम से घटित होता है, वो साइबर क्राइम कहलाता है। तो साइबर द क्रिमिनल एक्टिविटीज और ऑफेंसेस कैरिड आउट इन अ डिजिटल environment कैन बी considered एज अ साइबर क्राइम। In such crimes, either the computer itself is the target or the computer is used as a tool to commit a crime. Cyber crimes are carried out against either an individual or a group or an organization or even against a country with the intent to directly or indirectly cause physical harm, financial loss, or mental harassment. A cyber criminal attacks a computer or a network to reach other computers in order to disable or damage data or services. Apart from this, a cyber criminal may spread viruses and other malwares in order to steal private and confidential data for blackmailing and extortion. A computer virus is some lines of malicious code that can copy itself and can have detrimental effect on the computers by destroying data or corrupting the system. Similarly, the malware is a software designed to specially gain unauthorized access to computer systems. The nature of criminal activities are alarmingly increasing day by day, with frequent reports of hacking, ransomware attacks, denial of service, phishing, email frauds, banking frauds, identity theft। इतने तरह के साइबर क्राइम हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा, याद रखिए, साइबर क्राइम इज डिफाइंड एज अ क्राइम इन विच कंप्यूटर इज द मीडियम ऑफ क्राइम, hacking, phishing, spamming, or the computer is used as a tool to commit crimes, extortion, data breaches, theft। तो या तो कंप्यूटर माध्यम बनता है अपराध करने का, या कंप्यूटर को प्रयोग में लाया जाता है कोई अपराध करने के लिए। तो उस तरह का अपराध साइबर क्राइम कहलाता है। अगर कहीं पर कोई साइबर क्राइम घटित होता है तो उसकी रिपोर्टिंग कहाँ पर करें, तो उसके लिए भारत सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, नेशनल
साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। और आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल। यहाँ पर एक ये जैसे पेज ओपन करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है फाइलिंग ए कंप्लेंट ऑन नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। तो फाइल ए कंप्लेंट ये बटन है, इस पे क्लिक करके आप पूरा केस यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और बहुत सारी जानकारी साइबर अपराध के बारे में, साइबर जो इंटरनेट है उसको कैसे सेफली बच्चे यूज कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर दी हुई है। जैसे आप देख रहे हैं ये नया वीडियो अपलोड हुआ है, इंटरनेट सेफ्टी टिप्स फॉर किड्स। ये छोटी सी वीडियो क्लिप आपने देखी कि कैसे साइबर जो इंटरनेट है उसको सेफली हम यूज कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं कि जो कुछ साइबर क्राइम में जो कुछ वर्ड्स आते हैं वो अपराध किस तरह के अपराध होते हैं। जैसे हैकिंग है, या फिशिंग है, स्पैमिंग है, एक्सटॉर्शन है, या रैंसमवेयर है। इसका क्या मतलब है और एक्चुअल में इसमें होता क्या है। तो पहला साइबर अपराध है हैकिंग। So hacking is the act of unauthorized access to a computer network or any digital system. हैकिंग का अर्थ सिर्फ इतना है कि किसी कंप्यूटर नेटवर्क या किसी डिजिटल डिवाइस या किसी कंप्यूटर पर अनऑथराइज एक्सेस कर लेना, बिना परमिशन के उसका एक्सेस ले लेना, हैकिंग कहलाता है। सो हैकर्स यूजुअली हैव टेक्निकल एक्सपर्टाइज ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो हैकर्स होते हैं वो, उनको टेक्निकल नॉलेज होती है हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की। दे लुक फॉर बग्स टू एक्सप्लॉइट द एंड ब्रेक्स इन द सिस्टम। वो हमेशा वो देखते हैं कि इस नेटवर्क में या सिस्टम में कहाँ पर ऐसी बग है जहाँ से हम इस सिस्टम का एक्सेस गेन कर सकते हैं। सो हैकिंग व्हेन डन विद अ पॉजिटिव इंटेंट इज कॉल्ड एथिकल हैकिंग। तो हैकिंग भी दो तरह की होती है। अगर अच्छी सोच के साथ हैकिंग की जाती है तो उसको एथिकल हैकिंग कहते हैं। सच एथिकल हैकर्स आर नोन एज द व्हाइट हैट हैकर्स। They are specialists in exploring any vulnerability and loophole during testing of the software. तो ये पता करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर में कोई कमी तो नहीं है जहां से इसको हैक किया जा सके। अगर उसको टेस्ट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है तो वो एक पॉजिटिव हैकिंग है, एथिकल हैकिंग है। सो दे आर स्पेशलिस्ट इन एक्सप्लोरिंग, ये तो हो गया। इसके बाद हमने कहा था दस दे हेल्प इन इम्प्रूविंग द सिक्योरिटी ऑफ ए सिस्टम। सो एथिकल हैकर्स को व्हाइट हैट हैकर्स भी कहते हैं। एथिकल हैकर में एक्सप्लॉइट ए वेबसाइट इन ऑर्डर टू डिस्कवर इट्स सिक्योरिटी लूपहोल्स एंड vulnerability. So he then reports his findings to the website owner. Thus, ethical hacking is actually preparing the owner against any cyber attack. A non-ethical hacker is one who tries to gain unauthorized access to computer network in order to steal sensitive data with the intent to damage or bring down the system. तो इस तरह के नॉन एथिकल हैकर्स को क्रैकर भी कहा जाता है। सो दे आर कॉल्ड ब्लैक हैकर्स और क्रैकर्स। Their primary focus is on security cracking and data stealing. They use their skill for illegal or malicious purposes. Such hackers try to break through system securities for identity theft, monetary gain, or to bring a competitor or a rival site down, to leak sensitive information, etc. तो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य या किसी गलत इरादे के साथ जब किसी के सिस्टम या नेटवर्क या डिवाइस का अनऑथराइज एक्सेस लिया जाता है तो इस तरह की हैकिंग को नॉन एथिकल हैकिंग कहते हैं। हाउ कैन यू अनसब्सक्राइब फ्रॉम अ मेल ग्रुप
और ब्लॉक एन ईमेल सेंडर। तो इसके बारे में उन्होंने पूछा है कि कैसे हम किसी ईमेल भेजने वाले को सेंड कर सकते हैं या अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चेतावनी दी हुई है कि accepting link from untrusted email can be hazardous as they may potentially contain a virus or link to the malicious website. We should ensure to open any email link or attachment only when it is from a trusted source and does not look doubtful. तभी उसको ओपन करना चाहिए। कोई भी ईमेल में अगर कोई लिंक आता है और ऐसे ईमेल से आता है जिसको आप नहीं जानते हैं, तो उसको डाउनलोड नहीं करना चाहिए या लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है फिशिंग एंड फ्रॉड ईमेल्स। तो फिशिंग क्या है? फिशिंग इज एन अनलॉफुल एक्टिविटी, सो इट इज ऑल्सो ए क्राइम where fake websites or emails that look original or authentic are presented to the user to fraudulently collect sensitive and personal details, particularly user's name, password, banking, and credit card details. The most common phishing method is through email spoofing, where a fake or forged email address is used and then user presumes it to be from an authentic source. So you might get an email from an address that looks similar to your bank or educational institution asking you, for your information, but if you look carefully, you will see their URL address is fake. They will often use logos of the original, making them difficult to detect from the real. Phishing attempts through phone calls or text messages are also common these days. So, one another cybercrime is identity theft. आइडेंटिटी थीव्स, आइडेंटिटी को चुराने वाले जो चोर होते हैं, साइबर क्रिमिनल्स, इंक्रीजिंगली यूज personal information stolen from computers or computer network or to commit fraud by using the data gained unlawfully. A user's identifiable personal data like demographic detail, email id, banking credential, passport, PAN, Aadhaar number, and various such personal data are stolen and misused by the hackers on behalf of the victim. So this is one type of phishing attack where the intention is largely for monetary gain. तो यहाँ पर अधिकांशतः क्या होता है, आर्थिक फायदा लेने के लिए, है ना, आर्थिक नुकसान पहुंचाने के इरादे से ही आइडेंटिटी थेफ्ट होता है ज्यादातर। देयर कैन बी मैनी वेज इन विच द क्रिमिनल टेक्स एडवांटेज ऑफ एन इंडिविजुअल्स स्टोलन आइडेंटिटी, गिवन बिलो आर अ फ्यू एग्जांपल। तो आइडेंटिटी को चुराने से क्या क्या कर सकते हैं साइबर अपराधी, देखिए, फाइनेंशियल आइडेंटिटी theft. So when the stolen identity is used for financial gain, अगर आपकी आइडेंटिटी को यूज किया गया फाइनेंशियल फायदे के लिए, आर्थिक फायदे के लिए, जैसे आपके एटीएम कार्ड का उन्होंने क्या बना लिया, क्लोन बना लिया, और ये मशीन समझेगी कि आप उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन कोई साइबर अपराधी उसको यूज कर रहा है, तो फाइनेंशियल नुकसान उससे हो सकता है, आपकी आइडेंटिटी लॉस स्टील होने से। क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट, तो क्रिमिनल्स यूज ए विक्टिम्स स्टोलन आइडेंटिटी टू अवॉइड डिटेक्शन ऑफ देयर ट्रू आइडेंटिटी। तो एक्चुअली कोई अपराधी है, आपकी आइडेंटिटी वहां पे छोड़ के जाता है और खुद वो क्राइम करता है, तो इस इसलिए भी आपकी आइडेंटिटी को भी वो यूज कर सकते हैं, मिस यूज कर सकते हैं। मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट, क्रिमिनल्स कैन सीक मेडिकल ड्रग्स और ट्रीटमेंट यूजिंग ए स्टोलन आइडेंटिटी। देन नेक्स्ट इज रैंसमवेयर, हिंदी में बोलते हैं फिरौती। This is another kind of cyber crime where the attackers gain access to the computer and blocks the user from accessing, usually by encrypting the data. The attackers blackmails the victim to pay for getting access to the data or sometimes threaten to publish personal and sensitive information or photograph unless a ransom is paid. So ransomware can get downloaded when the users visit any malicious or unsecure websites or download software from the doubtful repositories. Some ransomware are sent and as email attachment in spam mails. It can also reach our system when we click on malicious advertisement on the internet. So explore and find out how to file a complaint with a cyber cell in your area. तो एक तो हमने बताया कि अगर आप घर बैठे कोई साइबर क्राइम को आप रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे करेंगे। अगर आपको एरिया में, अब तो
साइबर सेल भी हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पर अगर करना है तो आपको ये पता करना है कि कहाँ पर आप साइबर अपराध के बारे में कंप्लेंट लिखा सकते हैं। तो एक तो वही हो गया, और लोकल जो पुलिस थाने हैं वहाँ पर भी ये साइबर सेल बनी होती है, तो उसके बारे में भी आप पता कर सकते हैं। सो कॉम्बैटिंग एंड प्रिवेंटिंग साइबर क्राइम, कैसे बढ़ते साइबर अपराध से बचें और इससे लड़ें। द challenges of cybercrime can be mitigated with the twin approach of being alert and being taking legal help। तो हमें दो तरह से ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक तो हमें सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, और अगर साइबर अपराध होता है तो हमें जो लीगल हेल्प है, जो कानूनी हेल्प है, उसको भी लेनी है और रिपोर्ट भी करना हो साइबर क्राइम को। So the following points can be considered as a safety measures to reduce the risk of cyber crime। तो निम्न बिंदुओं का ध्यान रखते हुए हम साइबर क्राइम होने की संभावना को न्यूनतम कर सकते हैं। टेक रेगुलर बैकअप ऑफ इम्पोर्टेंट डेटा, अपने सिस्टम के डेटा का रेगुलर बैकअप लेते रहिए। यूज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड कीप इट अपडेटेड ऑलवेज। अवॉइड इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ऑलवेज डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम नोन एंड सिक्योर साइट्स that have HTTPS protocol। So always update the system software, which includes the internet browser and other application software। Do not visit or download anything from untrusted website। Usually the browser alerts users about doubtful website whose security certificate could not be verified। Avoid visiting such site। तो अगर कोई ऐसा मैसेज आता है कि ये साइट ठीक नहीं है, तो उन साइट्स को विजिट नहीं करना है। Use a strong password for web login and change it periodically। Do not use same password for all the website। Use different combination of alphanumeric characters, including special characters। Ignore common words or names in the password। While using someone else's computer, don't allow browser to save password or autofill data and try to browse in your private browser window। अगर आप किसी और का सिस्टम यूज कर रहे हैं तो बहुत से लोग ये सेटिंग करके रखते हैं कि आपका ऑटोमेटिकली आपका पासवर्ड सेव हो जाए। तो उसको चेक करिए, पहले पहले तो अवॉइड करिए किसी और का सिस्टम यूज करना। अगर करना पड़ रहा है तो वो ट्रस्टेड होना चाहिए, और ये देख लेना चाहिए कहीं ये पासवर्ड तो सेव नहीं कर रहा, आपके पर्सनल डेटा को ऑटोफिल तो नहीं कर रहा है। सो फॉर एन अननोन साइट, डू नॉट एग्री टू यूज कुकीज व्हेन आस्क्ड फॉर थ्रू ए यस नो ऑप्शन। तो perform online transaction like shopping, ticketing and other such services only through well known and secure sites। Always secure wireless network at home with a strong password and regularly change it। तो ये कुछ सावधानियां थी जिन्हें बरतने से हम साइबर अपराध की संभावनाओं को न्यूनतम कर सकते हैं। और फिर भी अगर साइबर अपराध होता है तो उसके लिए एक वैधानिक कानून बना हुआ है भारत सरकार के द्वारा, जिसका नाम है इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट। So with the growth of internet, many cases of cyber crimes, fraud, cyber attacks and cyberbullying are reported। The nature of fraudulent activities and crimes keep changing। To deal with such many cases, many countries have came up with the legal measures for protection of the sensitive personal data and to safeguard the rights of internet users। The Government of India's Information Technology Act 2000, also known as IT Act, amended in 2008। तो 2000 में आ गया था, लेकिन उसमें संशोधन हो गया 2008 में। प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस टू द यूजर ऑन प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इन मैनी Indian states, there are cyber cells in police stations where one can report any cyber crime। The Act provides the legal framework for electronic governance by giving recognition to the electronic records and digital signatures। The outlines the Act outlines cyber crimes and penalties for them। The Cyber Appellate Tribunal has been established to resolve disputes arising from cybercrime, such as tampering with computer source document, hacking the computer system, using password of another person, publishing sensitive personal data of others without their consent, etc। The act is needed so that the people can perform transaction over the internet through credit cards without fear of misuse। Not only people, the act empowers the government departments also to accept filing, creation and storage of official document in the digital format। तो डिजी लॉकर एक ऐसा, आप जानते होंगे, उसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सेफ रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
The digital signatures are the digital equivalent of a paper certificate. The digital signature works on a unique digital ID issued by a certified authority to the user. Signing a document digitally means attaching that user's identity, which can be used to authenticate. A licensed um, certified authority who has been granted a license to issue it under section 24 of the Indian IT Act 2000 can issue the digital signature. तो ये हमने जाना कौन कौन से साइबर क्राइम होते हैं और कैसे उनसे हम बचाव कर सकते हैं अगर साइबर क्राइम होता है, तो उसके लिए भारत सरकार ने आईटी एक्ट 2000 बना रखा है। और हम अपने एरिया की जो साइबर सेल है उसमें इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये साइबर क्राइम पोर्टल भी भारत सरकार ने बनाया हुआ है, यहाँ पर जाकर भी हम उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में देखिए एक ऑडियो सुनते हैं, इससे आपको आइडिया होगा कि आइडेंटिटी थेफ्ट एक्चुअल में कौन सा साइबर अपराध होता है। क्या हुआ सीता, तुम कुछ उदास लग रही हो? मेरे नाम से किसी ने फेसबुक पेज बनाकर उस पर अश्लील चीजें पोस्ट कर रहा है। पेज पर उसने हमारी फोटो भी लगा रखी है। इससे दोस्तों और रिलेटिव्स में हमारी बहुत बदनामी होगी। तुमने किसी के साथ अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर तो नहीं की? मुझे याद आया कि पिछले सप्ताह ऑनलाइन चैट करते हुए मैंने अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर इत्यादि एक नए ऑनलाइन फ्रेंड के साथ शेयर किए थे। बस यही होगी ना तुमसे भूल। तुरंत फेसबुक हेल्प पर जाकर फेक अकाउंट की रिपोर्ट करो। सावधान, अनजान व्यक्ति से कभी भी अपनी निजी जानकारी शेयर न करें। आपकी सतर्कता एवं सावधानी आपको साइबर क्राइम से बचने में मदद कर सकती है। साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतें www.cybercrime.gov.in पर दर्ज कराएं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जैसा कि आज का विषय था कि कैसे हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं, और उसी का एक ये था कि फाइनेंशियल डिजिटल जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम करते हैं उससे कैसे बचाव करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बुकलेट जिसमें है सिक्योर ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज। अब हमने कहा बी कॉशियस, सावधान रहिए। विद द ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, द स्ट्रक्चर एंड द नेचर ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज delivery has also changed. So online banking or internet banking has emerged as a new and convenient way for using financial services like funds transfer, viewing account statement, bill payment, use of e-wallet, etc. So an upsurge in the use of the devices connected with the internet and the convenience of online financial services has increased the risk of our hard-earned money being duped by the cyber criminals of our हार्ड अर्न मनी। तो इस बात का खतरा भी बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हेलो मे आई हैव योर अकाउंट डिटेल्स सर। ऐसे कोई फोन करके पूछता है, कार्ड डिटेल्स पूछता है, सीवीवी पूछता है, एक्सपायरी डेट क्या है आपके कार्ड की, सीवीवी क्या है, एटीएम का पासवर्ड क्या है। तो वहां पे क्या है, नेवर डिस्क्लोज, किसी को मत बताइए। सो फॉलोइंग टिप्स मे बी adhere for safe online transaction. Never disclose your net banking password, OTP or CBB expiry date to anyone, even if they claim to be from बैंक। अगर वो ये भी कहते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं तो भी नहीं बताना, क्योंकि बैंक की सारी डिटेल्स कभी नहीं पूछती। Also never respond to mails asking for above details which seems to have received from your बैंक। अगर ये लगता है कि बैंक ने ये ईमेल करके पूछा है तो भी उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना है। No bank or its employee will ever call or email you requesting your net banking password, OTP, ATM PIN, CVV, etc. Such cases should be immediately reported to your bank. So always use a strong password and prefer separate ID password combination for different accounts to prevent anyone for guessing them. Periodically change password for online banking accounts. देखिए यहाँ पर आप एक फोटो देख रहे हैं, क्या है, एक कंप्यूटर से मैसेज भेजा और ये मैसेज यहाँ गया, ठीक है, अपने कंप्यूटर से किया, अपने टैबलेट से किया, वो ठीक है, लेकिन वाईफाई कनेक्ट करके कर रहे हैं तो वो सिक्योर नहीं है। टू मेक password strong, use alphabets in uppercase, lowercase, number, special character. Do not use passwords such as January@2018, admin@123, password@123, your date of birth। तो ये पासवर्ड कॉमन है तो इसको आसानी से गैस किया जा सकता है। सो ऑलवेज यूज वर्चुअल कीबोर्ड व्हाइल लॉग इन
into your online banking services. This is especially adhere in case you need to access net banking facility from a public computer, cyber कैफे और शेयर्ड कंप्यूटर। तो जब तो बहुत ध्यान रखना है, जब आप साइबर कैफे से या किसी पब्लिक कंप्यूटर से या किसी और कंप्यूटर से यूज कर रहे हैं तो फिर वहां पर वर्चुअल कीबोर्ड ही यूज करना है। डू नॉट मेक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओवर शेयर्ड पब्लिक कंप्यूटर्स और वाइल यूजिंग पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स। तो फ्री के वाईफाई के चक्कर में मत रहिए, उस पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं करना है। और पब्लिक कंप्यूटर्स हैं तो वहां पर भी नहीं करना है। सो दीज कंप्यूटर्स माइट हैव की लॉगर्स इंस्टॉल्ड which are designed to capture input from keyboards and could enable fraudster to steal your username and password. Always remember to log off from your online banking portal website after completing an online transaction with your credit card or debit card. हमेशा याद रखिए कि जब आपने कोई अपना ट्रांजेक्शन कर लिया है तो अपने अकाउंट से साइन आउट हो जाएं। Always delete the browsing data of your web browser after completing your online banking activity. यूज पासवर्ड सच एज January@2018, ऐसे पासवर्ड को यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका टू मेक पासवर्ड स्ट्रॉन्ग। अच्छा ये तो हो गया ना, अभी ये वाला पेज तो हो गया। इसके बाद ये आया सिक्योर वेबसाइट। जब आप कोई वेबसाइट यूज कर रहे हैं तो वहां पे देख लीजिए कि HTTPS लिखा हुआ है। एस से क्या होता है? सिक्योरिटी। लुक फॉर द लॉक आइकन ऑन द ब्राउजर फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। लॉक पैड वहां पे लगा है या नहीं लगा। देखिए यहाँ पे लॉक बना हुआ है, इसको देखना है लॉक को। लॉक का मतलब सिक्योर साइट है। Always be sure about the correct address of the bank website and look for the lock icon on the browser status bar while visiting your bank's website or conducting an online transaction. Always be sure HTTPS appears in the website address bar before making an online transaction. The S stands for secure and indicates that the communication with the website is encrypted. Log in and view your bank account activity regularly to make sure that there is no unexpected transaction. Report any discrepancy in your account to your bank immediately. Keep your bank customer care number handy so that you can report any suspicious or unauthorized transaction on your account immediately. It is easy for cyber criminals to send convincing emails which appears to be from your bank. Don't click on links provided in such emails. Even if they look genuine, they could lead to malicious websites. So whenever you receive a credit or debit card from the bank, make sure the letter is not damaged and it is sealed properly. In case there are any sign of tampering with the package, please notify your bank immediately. So make sure to change the PIN of the credit and debit card after receiving a new card from your bank. The PIN can be changed online by visiting your bank's website or at the nearest ATM machine. So always ensure the credit or debit card swipes at the point of sale are done in your presence to avoid cloning or unauthorized copying of your card information. Do not let the salesperson take your card away to swipe the transaction. Take extra precaution while tapping your password or PIN so that no one can see it. Try to cover the keypad with your other hand while you type your PIN to avoid the number being picked up by someone monitoring CCTV footage. So अगर जब आप एटीएम यूज कर रहे हैं तो ये भी देखें कि कोई आपके देख तो नहीं रहा पासवर्ड को। So register your personal phone number with your bank and subscribe to the mobile notification. This notification will alert you quickly of any suspicious transaction and the unsuccessful login attempts to your net banking account. So always review the transaction alert received on your registered mobile number and ensure that your transaction is billed according to your purchase. Keep an eye on the people around you while transacting at ATM. Make sure that no one is standing too close to you while you transact at an ATM. It is necessary that you keep your PIN secret and close your transaction completely before walking away from the ATM machine. If there is anything suspicious, cancel your transaction and walk away immediately. So enable international transaction option on your credit card only when you traveling abroad. जब आप विदेश जा रहे हो तभी अपने क्रेडिट कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को इनेबल करना है। ऑलवेज एंश्योर टू डिसेबल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑप्शन ऑन योर कार्ड अपॉन रिटर्न टू योर कंट्री। जब आप अपने देश में वापस आ जाएं तो उस ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिए। द फ्रॉडस्टर में कॉल योर फैमिली मेंबर्स पोजिंग एज हॉस्पिटल स्टाफ एंड मे रिक्वेस्ट यू for money transfer saying that you
have met an accident and you are in urgent need of money. This could be a spam. Before entertaining any such request, contact your family members to confirm their whereabouts and check authenticity of the phone call. So check your latest update of your smartphone operating system. If you are using your mobile phone for online banking, do install an antivirus as well as keep it up to date by enabling the automatic update features. Always ignore an advertisement if it claims that you can earn money with little or no work, or you can make money on an investment with little or no risk. It could be a scam. These offers seems too good to be true and you may end up losing money. तो लुभावने आसानी से पैसे कमाने या पैसे बढ़ाने वाले विज्ञापनों पर ध्यान नहीं देना है. तो always use familiar website for online shopping rather than shopping by searching products on search engines. The search results can be misleading and may lead to the malicious website. Avoid using third-party extension, plugins, or add-ons for your web browsers as it may secretly track your activities and steal your personal details. So always verify and install authentic e-wallets app directly from the app store on your smartphone. Do not follow links shared over email, SMS, social media to install e-wallet applications. So do not save your card or account details in your e-wallet as it increases the risk of theft or fraudulent transaction in case of the security breach. Always type the information in online form and not use the autofill option on your web browser to fill your online forms. They may store your personal information such as card number, CVV number, bank account number, etc. So about us, an initiative of Government of India to facilitate victims complaints complainants to report all types of cybercrime complaints online. Complaints reported National Cybercrime Reporting Portal are dealt by respective police authorities of state and UTs based on the information provided by the complainants. So if you want to report something other than the cyber crimes cases or in case of emergency, please contact your local police by dialing 100. So National Cyber Crime Reporting Portal cybercrime.gov.in @cyber. तो ये बुकलेट थी, इसमें हमें बताया कि कैसे हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सिक्योरली कर सकते हैं. तो आशा है आपको कुछ लाभदायक जानकारियां मिली होंगी. और अब हम कर रहे हैं स्क्रीन शेयरिंग को क्लोज. तो जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद. और सावधान रहिए, सतर्क रहिए. जब भी आप इंटरनेट पर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक और सुरक्षित उपयोग उसका करिए और इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाइए. सभी का धन्यवाद.